विशाल हिंद महासागर के बीच मोती की तरह चमकने वाले सुंदर द्वीप का नाम है मॉरिशस। ये द्वीप दुनिया भर के सैलानियों को अपनी तरफ खींचता है। डॉक्टर शिव सागर राम गुलाम और विलुप्त पक्षी डोडो की तरह ही मॉरिशस की पहचान और प्रतीक हैं अभिमन्यु अनंत। अभिमन्यु अनंत मॉरिशस के सबसे अधिक महत्वपूर्ण और चर्चित साहित्यकार हैं। इनकी शोहरत की खुशबू अपने देश की सीमाओं को लांघकर संसार के दूसरे देशों में फैली हुई है। मॉरिशस के इस लाडले और निराले फनकार की रगों में बहने वाला खून भारतीय है। इनके पूर्वज लगभग 200 साल पहले भारत से मॉरिशस आए थे। मेरे दादा दादी नाना नानी 19वीं शताब्दी की शुरुआत में पटना से निकलकर कलकत्ता होते हुए जहाज से मॉरिशस पहुंचे थे और यहाँ आकर उन्होंने जो गोरों की ज़मींदारी थी उनमें उन्होंने नौकरी शुरू की। मेरे दादा दादी नाना नानी की कहानियाँ मैंने तो उनको देखा नहीं था, पहचाना नहीं था, उनको जाना नहीं था। हाँ, पर बात थी, यह बात सही थी कि मेरी माँ मेरे मामा के माध्यम से उन लोगों की कहानियाँ मुझे सुनाया करती थी। मेरे बाप भी कभी कभी दादा दादी की कहानियाँ सुनाया करते थे और तभी से मुझे लगा कि कितना दुख सहना पड़ा था, कितनी यातनाएं भुगतनी पड़ी थी इन लोगों को। उन दिनों ऐसा होता था कि अगर कई कमर सीधा करता था गन्ने के खेत में तो पीछे से सरदार आकर, गोरे के हमारे अपने ही लोग थे लेकिन गोरों के कामगर थे, तो आकर पिटाई करते कभी बांस से, और गोरे का भी उनके पास जो चाबुक होता था घोड़े का उससे भी पिटाई करते थे। तो इस तरह की यातनाओं को सहकर, और मैं तो इसे बार बार कहता हूँ कि उन लोगों को एक यातना शिविर जैसी जगह में रखा गया था और यातना शिविर ही था वो, हिटलर की यातना शिविर की तरह। तो लोग दुख सहते रहे पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 9 अगस्त 1937 को जन्मे अभिमन्यु अनंत कारोलीन गांव में रहते हैं। सादा जीवन और उच्च विचार को अपने जीवन में उतारने वाले अभिमन्यु अनंत बहुत ही संवेदनशील रचनाकार हैं। दबे कुचले, पीड़ित, शोषित और अभावों में जीने वाले लोगों के लिए इनके मन में गहरी पीड़ा और सहानुभूति है। ये पीड़ा इनकी रचनाओं में बहुत साफ तौर पर देखी जा सकती है। ये अपने पूर्वजों द्वारा भोगी गई यातना को स्वर देने वाले रचनाकार हैं। दरअसल इन्होंने खुद भी उस दर्द को झेला है। मुझे मेरे मामा की कहानी सुनाने लगता कि किस तरह सचमुच वो लड़ झगड़ कर उन लोगों से, कभी एक एस्टैब्लिशमेंट से निकल कर दूसरे एस्टैब्लिशमेंट पे चला जाना, इस तरह चोरी चुप के कभी कैद कर लिया गया उसको, उसने एक साहब पर उसी की बांस लेकर उसी की पिटाई कर दी थी। तो इन सारी बातों को सुनने के बाद, जानने के बाद, जब मैं 12 साल का हुआ तो अब पिताजी बीमार थे,
माँ के लिए काम करती थी, गाय पालती थी, बकरियाँ पालती थी। तो मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ खेतों में आऊँगा। खेत नहीं, कोठी थी, अपने ही लोगों की कोठी थी, भारतीयों की। तो उनके यहाँ पास में मैं जाकर काम करता था, गन्ने काटता था 12 वर्ष की उम्र से। तो गन्ने काटता था और देखता था कि ये उन लोगों के साथ जो मेरे साथ छोटे छोटे मज़दूर थे, सब स्त्रियाँ गन्ने काटती थी उन दिनों, मर्द काटते थे, बच्चे भी काटते थे, अलग अलग सैलरी होती थी। तो जब मैं काटता था और मैं देखता था किस तरह से डांट डपट पड़ती थी उन लोगों की, गाली गलौज सुनते थे बच्चे। तो मैं तभी से, जब हम लोग पेड़ के नीचे, जामुन के पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाते थे और मैं देखता था तो हम आपस में बात करते थे, तो मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि आगे चलकर मुझे एक तरह का बहुत पागल बनना होगा। मुझे इन लोगों की आवाज़ बननी पड़ेगी, मैं इनकी आवाज़ बनकर रहूँगा। और तभी से लाल पसीना मेरे भीतर चक्कर काटता रहा। अभिमन्यु अनंत मानव मूल्यों के समर्थक और प्रचारक हैं। इन्हें सत्ता से नफरत और आम आदमी से प्रेम है। आम आदमी के दुख सुख के लिए ये सत्ता से सवाल करने से हिचकते नहीं हैं। ये निडर हैं। अगर इन्हें कुछ डर है तो सिर्फ अपने देश के गूंगे इतिहास के खो जाने का। इसलिए ये गूंगे इतिहास के अनजान दरवाजों को ढूंढते हैं, उनकी धूल मिट्टी साफ करते हैं, उनमें दबी हुई कोड़ों की गूंज और अनुगूंज को शब्द देते हैं और समय के गालों पर उन्हें लाल पसीना उपन्यास के रूप में अंकित कर देते हैं। लाल पसीना की कहानी जो है वो मुझे अपनी माँ से मिली। मेरे मामा जो थे, मेरे मामा की कहानी वो मुझे सुनाते थे, किस तरह से वे गोरों से लड़ते थे, अरब मज़दूरों के हक़ में बोलते थे और किस तरह की सज़ाएं भुगतते थे। तो मैंने उनको बहुत पहले से, बचपन से ही उनका अपना पात्र बना लिया था और मैं सोचता था कि एक दिन मैं इस आदमी के बारे में कुछ लिखूंगा। फिर जब मैं 18 साल की उम्र, 12-13 साल की उम्र में मैं जब गन्ने के खेतों में काम करने लगा, गन्ने काटना शुरू किया, तो वहाँ मज़दूरों को दुख सहते हुए मैंने देखा। और वहाँ के पहले तो गोरे लोग हमारे ऊपर अत्याचार करते थे, इस बार मैंने देखा कि हमारे अपने ही लोग, केवल मुखौटा बदला था, हमारे अपने ही लोग अपने ही लोगों पर दुर्व्यवहार कर रहे थे। तो इसी का एक तरह से एक प्रतिशोध लेना चाहता था मैं इन लोगों से, पूंजीपतियों से। तो मैंने लाल पसीना लिखने की बात सोची। लाल पसीना जब लिखना शुरू किया तो मेरा मामा मेरे सामने सजीव हो जाता था। मुझे मेरा मामा लगता था कि मेरे सामने बोल रहा है। और एक मार्के की बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली में अज्ञे जी हमारे साथ थे। एक हमारे प्रकाशक एक मेरी पुस्तक का विमोचन करवा रहे थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अभिमन्यु, तुम्हें मैं पढ़ता रहता हूँ यहाँ की पत्रिकाओं में, हर जगह मैं देखता हूँ कि तुम अपनी आप बीती लिखते हो, पर यह क्या बात हुई कि तुम 150 साल पहले की चीज़ लिखने लगे हो। तो एकाएक मुझे ख्याल आया और मैं बोल गया। मैंने कहा कि देखिए, मेरा मामा जो था वो उन दर्दों को शारीरिक रूप से झेल रहा था जो गोरे उन पर प्रहार करते थे, और मैं जब मेरी माँ मुझे मेरे मामा की कहानी सुनाती थी तो मैं मानसिक तौर पर उस पीड़ा को झेलता था। यही अंतर है। तो अज्ञे जी ने मुझे गले लगा लिया था। तो लाल पसीना लिखने के बाद इतने पाठक मिले। सारिका ने धारावाहिक की, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया के और पत्रों में भी धारावाहिक रूप से आता रहा, हिंदुस्तान टाइम्स में भी आया। यहाँ तक कि जो उसका दूसरा भाग है गांधी जी बोले थे, उसको साप्ताहिक हिंदुस्तान ने पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ कि पहली बार पूरा मैगज़ीन डेडिकेट किया गया उस उपन्यास पर। लाल पसीना उपन्यास इनकी उपन्यास त्रयी का पहला भाग है। इसे इन्होंने 1977 में लिखा था। इस उपन्यास त्रयी का दूसरा भाग गांधी जी बोले थे 1983 में आया था, और तीसरा भाग और पसीना बहता रहा 1993 में प्रकाशित हुआ। ये तीनों भाग मिलकर एक महाकाव्यात्मक उपन्यास का रूप ले लेते हैं। ये उपन्यास त्रयी गिरमिटिया मजदूरों और कुलियों पर हुए अत्याचारों, खून और चीख से भरे इतिहास, मजदूरों के संघर्ष, नई चेतना के उदय
और अपनी मूल पहचान के द्वंद्व का जीता जागता दस्तावेज है। अभिमन्यु अनंत ने 25 से ज्यादा उपन्यास और 200 से ज्यादा कहानियां लिखी। मॉरिशस के अतीत, वर्तमान और भविष्य के जो जीते जागते चित्र इन्होंने खींचे हैं, वे मॉरिशस के अन्य लेखकों की रचनाओं में मिलने दुर्लभ हैं। अभिमन्यु अनंत मेरे बचपन का मित्र हैं और उनकी जो सृजनात्मकता है, रचनाधर्मिता है, उससे मैं काफ़ी प्रभावित रहा हूँ और उनको मैं मॉरिशस के गौरव, जो यहाँ के गवर्नर को भी प्राप्त नहीं है, यहाँ के जो बड़े बड़े मिनिस्टर हुए हैं वो भी उनको भी प्राप्त नहीं है, तो वो गौरव जो है मॉरिशस के लिए एक कह सकते हैं कि एक ऐसी निधि है उनकी रचनाएं, मॉरिशस के लिए ऐसी निधि है कि वो विदेशों में भी अपने सर को उठा सकते हैं साहित्यिक दृष्टि से। उनकी रचनाएं जिनको लोग मास्टरपीस कहते हैं या कालजयी रचना, वो लाल पसीना है। लाल पसीना बहुचर्चित उपन्यास रहा है भारत में, मॉरिशस में, अन्य देशों में भी। यहाँ तक कि 2-3 साल पहले उस बृहद उपन्यास का फ्रेंच में अनुवाद हुआ और फ्रेंच की एक बड़ी कंपनी ने उस का प्रकाशित किया है और उससे मॉरिशस का, जो लोग मॉरिशस के बारे में यही सोचते हैं कि एक छोटा सा देश है, लेकिन साहित्यिक तौर पर वो वैश्विक साहित्य में उनका नाम शीर्ष स्थान पर होता है। अभिमन्यु अनंत बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। उपन्यासकार, कहानीकार, चित्रकार और कवि होने के साथ साथ ये नाटककार भी हैं। इन्होंने नाटक लिखे भी हैं और निर्देशित भी किए हैं। इनका नाटक गूंगा इतिहास भारत में भी मंचित हो चुका है। ये बाकायदा साहित्य सृजन की तरफ आने से पहले नाटक और रंगमंच से जुड़े हुए थे। आजकल ये टीवी धारावाहिक का निर्माण भी कर रहे हैं। वैसे मैं साहित्य से पहले नाटक से जुड़ा हुआ था। नाटक भी एक तरह से साहित्य का अंश ही है, तो इन दोनों कुछ मैं अधिक जोर दे रहा हूँ क्योंकि कलाकारों को अवसर देना है और इस मकसद के साथ मैं नाटक पर भी काम कर रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि टेलीविज़न से पहले भी मैं जुड़ा हुआ था, लेकिन इन दिनों पहली बार मैं एक सीरियल बना रहा हूँ और अपने ऐसे कहानियों पर तो मैंने कई एपिसोड बनाए थे, पर इस पहली बार मॉरिशस में किसी भी भाषा को लेकर अगर कहें तो पहली बार मॉरिशस में किसी नॉवल पर, किसी उपन्यास पर एक सीरियल बन रही है। तो इसके 2 भाग तैयार हो चुके हैं और इसका जो तीसरा सीज़न है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। अभिमन्यु अनंत का रचना संसार विविधता से भरा पड़ा है। मन में भावनाओं की लहरें उठती हैं तो ये कविता रचने लगते हैं। कविता का आंचल छोटा पड़ता है तो ये कहानी और उपन्यास की तरफ मुड़ जाते हैं। जनता से सीधे संवाद की आवश्यकता महसूस करते हैं तो नाटक लेखन की ओर कदम बढ़ा देते हैं। इतना ही नहीं, जब कोई विचार, भाव या संवेदना शब्दों के सहारे
पूरी तरह अभिव्यक्त नहीं हो पाती तो ये कैनवस पर रंगों का संसार रचने लगते हैं। मुझे याद है कहीं पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था कि उनको सुबह जो है वो गीतों से शुरू हुई थी और उनके शाम वो चाहते हैं कि संगीत से समाप्त हो और पेंटिंग से, रंगों से समाप्त हो। तो मैंने लगभग उसी तरह से मैंने भी अपनी ज़िंदगी शुरू की थी लेखन की, पर थोड़ा उल्टा। मेरी सुबह जो है वो रंगों की थी। मैंने चित्रकारी शुरू की थी पहले और मेरी शाम जो है आज वो शब्दों की है, धुनों की है और साहित्य की है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि मेरी यात्रा ज़्यादातर साहित्यिक रही, क्योंकि पेंटिंग्स में मुझे लगा कि वो जो भाव मैं लाना चाहता हूँ वो नहीं ला पा रहा हूँ। और फिर एक दुखद बात यह है कि जिसे दूसरे देशों में पेंटिंग की जो कीमत होती है, हमारे देश में मॉरिशस में पेंटर भूखा मर जाएगा, कोई एक पेंटिंग नहीं खरीदता उसका। और जो मुझे लगा कि साहित्य से लोग मुझे समझ रहे हैं, मुझे अपना रहे हैं और मेरी आवाज़ बुलंदी को अपनी आवाज़ समझकर स्वीकार कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि अब मैं साहित्य पर ही अब जोर दूँ। तो सबसे पहले मैंने कहानियाँ लिखनी शुरू की। कहानियों के बाद कहानियाँ लिखी और कहानियाँ जब विदेश भारत में भी छपने लगी, वहाँ के पत्र पत्रिकाओं में, धर्मयुग और सारिका जैसी पत्रिका में, तो मेरी हौसला अफजाई हुई और मैंने कविता भी लिखनी शुरू की। और अंत में मैंने सोचा कि मैं उपन्यास लिखूँ। मेरा पहला उपन्यास 1969 में मैंने लिखा और उसका शीर्षक था और नदी बहती रही। और बस ये जादू चल गया मेरे ऊपर और वो नदी आज भी बह रही है और बहती रहेगी। मुझे उम्मीद है जब तक मेरे पाठक मुझे प्यार करते रहेंगे, मेरा आदर करते रहेंगे, मैं सोचता हूँ और नदी बहती रहेगी। अभिमन्यु अनंत की मातृभाषा क्रियोली है, जो फ्रेंच और भोजपुरी का मिला जुला रूप है, लेकिन हिंदी और हिंदी साहित्य इनके मन प्राण में बसा है। इन्होंने अपने आप को हिंदी के लिए समर्पित कर रखा है। इनका मानना है कि लाख उपेक्षा के बावजूद हिंदी न केवल बची हुई है बल्कि निरंतर फल फूल रही है। उसकी शाखाएं और कलमें भारत भूमि से निकलकर दूसरे देशों में रोपी जा चुकी हैं। अभिमन्यु अनंत ने मॉरिशस में हिंदी भाषा और साहित्य के प्रचार और प्रसार के लिए महात्मा गांधी संस्थान से साहित्यिक पत्रिका वसंत और बाल पत्रिका रिमझिम की शुरुआत की थी। ये दोनों पत्रिकाएं आज भी नियमित रूप से निकल रही हैं। हिंदी के प्रति इनके प्रेम, लगाव, समर्पण और योगदान को हिंदी समाज प्रशंसा और सम्मान से देखता है। आलोचक कमल किशोर गोयनका तो इन्हें मॉरिशस का प्रेमचंद कहते हैं। अभिमन्यु अनंत मॉरिशस के सर्वश्रेष्ठ लेखक हैं। मैं समझता हूं कि अगर भारतवर्ष में अगर हम मॉरिशस को जानते हैं तो उसमें दो व्यक्तियों के माध्यम से जानते हैं। एक डॉक्टर शिव सागर रामगुलाम जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री थे, और एक अभिमन्यु अनंत के माध्यम से हम मॉरिशस को जानते हैं जो वहाँ के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार हैं और भारतवर्ष के अधिकांश क्षेत्रों में उनके साहित्य से लोग परिचित हैं और ये जानते हैं कि वो मॉरिशस के कितने प्रतिष्ठित लेखक हैं। अभिमन्यु अनंत की बहुमुखी प्रतिभा के हैं, उनकी अनेक प्रकार का उनका व्यक्तित्व है जिसको समझने की बहुत आवश्यकता है। वो साहित्यकार के रूप में उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं, नाटककार हैं, कवि हैं और इसके साथ वो फोटोग्राफर हैं, फिल्म के डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं और पत्रिका के संपादक हैं। तो इतने बड़े व्यक्तित्व का एक व्यक्ति मॉरिशस के अंदर है, ये बड़े गौरव की बात है वहाँ के लिए भी और हमारे लिए भी। मैं उनको वास्तव में मॉरिशस का प्रेमचंद कहता हूँ, बल्कि मैं ये कहूँ कि अभिमन्यु अनंत मॉरिशस के अभिमन्यु अनंत हैं तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। मॉरिशस का सारे साहित्य का दो तीन चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कि वो दास्ता जो काल था मॉरिशस का अंग्रेज़ों के और फ्रेंच ज़माने के अंदर,
उस दास्ता की जो क्रूरताएं थीं, उसका जो गूंगा इतिहास था, उसकी जो चीख थी मनुष्यों की और भारतीय समाज की, उस चीख और गूंगे इतिहास के वो साहित्यकार हैं। दूसरी बात यह है कि वो उसे मुक्ति, उस दास्ता से मुक्ति के वो लेखक हैं और स्वतंत्रता के अंदर वो बताना चाहते हैं कि आज़ादी मिलने के बाद भी वहाँ का समाज कितना पीड़ित और दुखी है। इसलिए अभिमन्यु अनंत को मैं कहता हूँ कि वो दास्ता से मुक्ति के लेखक हैं और मनुष्यता और मानवता के लेखक हैं। इस नाते मैं समझता हूँ कि अगर मैं उनको कहता हूँ कि वो मॉरिशस के प्रेमचंद हैं तो वास्तव में मैं गलत नहीं कहता हूँ। वो हम दो लेखकों की तुलना मैं मानता हूं कि दो लेखक एक जैसे नहीं हो सकते, लेकिन संवेदना के धरातल पर, मनुष्यता और मानवीयता के धरातल पर दो लेखक एक जैसे हो सकते हैं। अपने रचना संसार में खोए रहने वाले अभिमन्यु अनंत अपने परिवार को भी भरपूर समय देते हैं। इनके मन में कला और साहित्य की सरिता तो निरंतर बहती ही रहती है। दाम्पत्य जीवन में पत्नी सरिता की मौजूदगी इन्हें संबल, प्रेरणा और उत्साह प्रदान करती है। अभिमन्यु और सरिता की आंखों में एक दूसरे के लिए प्रेम है, दुलार है। अभिमन्यु के मन में सरिता निवास करती हैं, तो सरिता के जीवन में अनंत का अनंत प्रेम हिलोरें लेता रहता है। अभिमन्यु अनंत इतिहास से अनुभव और प्रेरणा लेते हैं, वर्तमान को उसकी संपूर्णता के साथ जीते हैं और भविष्य को नई आशा के साथ देखते हैं। सिर्फ मॉरिशस ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए सुख, शांति और समृद्धि का सपना इनकी आंखों से झांकता दिखाई देता है। एक समूचे द्वीप को अपने सिर पर लिए हुए भयानक जंगल को नदी पहाड़ों में, आंधी तूफानों में पार करता रहा। तुम हर ठौर पर यही कहते रहे कि मैं अपनी ही दुनिया को ढो रहा था, वह मेरा ही अपना द्वीप था मेरे सिर पर। लेकिन एक बहुत ही सुंदर ठौर पर जब मैंने उस बोझ को नीचे उतारा तो तुम उसे अपना कहते हुए, उसे अपनी दुनिया, अपना द्वीप बताते हुए उछल कर तुम उसके ऊपर आ बैठे। और थकान की ये लंबी सांसें, बोझिल सांसें मेरी अपनी रही और मेरा द्वीप मुझसे छीन लिया गया, मुझसे छीन लिया गया, मुझसे छीन लिया गया।